क्लास 11 और आपका चैप्टर भी 11 ही है, आधुनिकीकरण के रास्ते। इस चैप्टर में हम चीन, जापान और ताइवान के बारे में अध्ययन करेंगे। दरअसल ये एशियाई राष्ट्र है, ठीक है, लेकिन इन राष्ट्रों का जो इतिहास है बड़ा उथल पुथल रहा है। हम कुछ ऐसी ही जानकारी हासिल करेंगे और यह देखने का प्रयास करेंगे, यह जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से ये सभी राष्ट्र अपने अतीत को भूलकर वर्तमान के रास्ते को अपनाकर, मतलब आधुनिक सोच, आधुनिक विचारधारा को अपनाकर एक नए मार्ग को जन्म दिया। वह है आधुनिकीकरण। यानी इन्होंने 19वीं सदी की शुरुआत में, ठीक है, चीन का पूर्वी एशिया पर प्रभुत्व था और लंबी परंपरा के बारिश छिंग राजवंश की सत्ता अक्षुण्ण जान पड़ती थी, जबकि नन्हा सा द्वीप देश जापान अलग अलग थलग पड़ा हुआ प्रतीत होता था। इसके बावजूद कुछ ही दशकों के भीतर, यानी कुछ ही समय के भीतर, चीन अराजकता की स्थिति में आ गया, गिरफ्त में आ गया। अराजकता का मतलब होता है हिंसा का बोलबाला होना। लोग सही और गलत क्या है इस चीज को न समझ पाना। औपनिवेशिक चुनौती का ये सामना नहीं कर पाए। अब क्यों नहीं कर पाए तो हम आगे देखेंगे। छिंग राजवंश के हाथ से राजनीतिक नियंत्रण जाता रहा और वह कारगर सुधार करने में असफल रहा। बावजूद इसके उसका देश गृह युद्ध की लपटों में आ गया। गृह युद्ध का मतलब होता है घर घर में लड़ाई छिड़ जाना। पहले एक घर से दूसरे घर में लड़ाई छिड़ा, उसमें तीसरा घर कूद गया, इसी तरह से चौथा कूद गया, इसी तरह से पूरा गांव लड़ाई से छिड़ गया। ठीक है, पूरा घर, गांव का जितना भी घर था सब लड़ाई में शामिल हो गया। फिर गांव से टोला मोहल्ला बढ़ते 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 आपका देश स्तर पर लड़ाई शुरू हो गई। ये गृह युद्ध की स्थिति होती है। लेकिन दूसरी तरफ जापान एक आधुनिक राष्ट्र राज्य के निर्माण में, औद्योगिक अर्थतंत्र के रचना में और यहाँ तक कि ताइवान 1895 ईस्वी में और कोरिया 1910 ईस्वी में उन्होंने उसको अपने में मिलाते हुए एक औपनिवेशिक साम्राज्य कायम करने में सफल रहा। मतलब जापान का औपनिवेशिक राज्य था ताइवान और कोरिया। चीन के कुछ हिस्से को भी उन्होंने अपने कब्जे में रख लिया था। उसने अपनी संस्कृति और अपने आदर्शों की स्रोत भूमि चीन को 1894 में हराया और 1905 में रूस जैसे यूरोपीय शक्ति को पराजित करने में कामयाब रहा। यानी जापान एक समय में शक्तिशाली कंट्री था। वह एक छोटा सा देश है, बट अपनी उन्नत टेक्नोलॉजी के बल पर, उन्नत विचार के बल पर, वह अपने कर्म और ज्ञान के बल पर उन्होंने इन देशों पर विजय हासिल किया। चीनियों की प्रतिक्रिया धीमी ही रही, पर उनके सामने बहुत सारी कठिनाइयां रही। चूंकि आधुनिक दुनिया का सामना करने के लिए उन्होंने अपनी परंपराओं को फिर से परिभाषित करने का प्रयास किया। यानी जो कुछ भी उनका गलत ट्रेडिशंस था, गलत परंपरा था, उसका उन्होंने बिल्कुल ही खारिज कर दिया, नए सिरे से उसको खत्म कर दिया और उन्होंने नए तत्वों का समावेश अपने समाज में प्रवेश दिला दिया। साथ ही अपनी राष्ट्र शक्ति का पुनर्निर्माण करने के लिए, यानी अपने देश का फिर से विकास करने के लिए और पश्चिमी व जापानी नियंत्रण से मुक्त होने की कोशिश की। जो गुलाम बना चुके थे जापान, इससे वह अपनी मुक्ति पाना चाह रहा था। उन्होंने पाया कि यह समानताओं को हटाने और अपने देश के पुनर्निर्माण के दोहरे मकसद को वे क्रांति के जरिए ही हासिल कर सकते हैं।
ध्यान देंगे कि अगर आपके देश में अराजकता और कर्मकांड की स्थिति बड़े चरम पर चल रही है तो कोई समाज सुधारक इक्का दुक्का उस पूरे देश के समाज को सुधार नहीं पाएगा। लोग तब तक जिस भावना में आज वह कर्मकांड की भावना में बह रहा है या जिस तरीके से वे अपने राष्ट्रवाद को परिभाषित कर रहा है, एक दिन यह उनको धोखा देने वाला हो जाता है जो गलत परंपरा पर चल चुका होता है। अब गलत परंपरा से उभरने के लिए इनके पास जब कोई उपाय नहीं बचती है, इनको जब कोई शासक साथ नहीं देता है, जब कोई बाह्य तत्व साथ नहीं देता है, तो वैसी परिस्थिति में गृह युद्ध खड़ी हो जाती है और लोग सरकार के खिलाफ, शासक के खिलाफ क्रांति की आगाज करते हैं। 1949 ईस्वी में चीनी साम्यवादी पार्टी ने ऐसे ही गृह युद्ध में जीत हासिल की। ध्यान देंगे 1949 ईस्वी में चीनी साम्यवादी पार्टी ने गृह युद्ध में जीत हासिल की। ये बिल्कुल ही आप लोग ध्यान देंगे कि कैसे चीन एक विकसित राष्ट्र बना और किस तरह से आज चीन पूरी दुनिया पर धौंस जमाता है और कैसे चीन और क्यों वह पूरी दुनिया को इलेक्ट्रॉनिक आइटम से लेकर मेडिसिन तक सस्ते सुविधा में अवेलेबल करवा रहा है। कुछ कमियां तो हैं, कमियां सब में रहती हैं। हम अभी उनके पॉजिटिव फैक्टर्स की चर्चा कर रहे हैं और यहीं से आप चीन को जब समझ जाएंगे तो आप चीन की वास्तविक स्थिति से परिचित लगभग हो जाएंगे। लेकिन 1970 ईस्वी के दशक के आखिर तक चीनी नेताओं को लगने लगा कि देश की जो विचारधारा व्यवस्था है उसकी आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि और विकास में बाधा डाल रही है। इसका मतलब है कि वहाँ पर कुछ ऐसे नेता थे जो भविष्य की ओर देखते थे कि उसके देश का भविष्य आगे कैसे चलेगा। जब तक वह वर्तमान की स्थिति को सुधार नहीं करता है, वर्तमान की स्थिति को ज्ञान और कर्म के बदौलत नहीं खड़ा करता है, तब तक उसके देश का अंधकारमय ही बना रहेगा। तो ऐसी परिस्थिति में उन्होंने इस वजह से अर्थव्यवस्था में बड़े पैमाने पर सुधार किए, बड़े पैमाने पर। यद्यपि इससे पूंजीवाद और मुक्त बाजार की वापसी हुई। देखिए, हर जगह एक ना एक फैक्टर आपके पास अगर अच्छा है तो एक बुरा वाला फैक्टर भी जुड़ जाएगा। ऐसे भी न्यूटन के थर्ड लॉ में कहा ही गया है, जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, कि प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यहां भी आपको कुछ मिलेगा। हालांकि साम्यवादी दल का राजनीतिक नियंत्रण अब भी बरकरार रहा। जापान एक उन्नत औद्योगिक राष्ट्र बन गया, लेकिन साम्राज्य की लालसा ने उसे युद्ध में झोंक दिया। अब देखिए, मैंने कहा था ना कि हयति सर्वत्र वर्जयेत, अति को सब जगह त्याग करना चाहिए। जैसे जब आप खाना खाते हो तो अत्यधिक मात्रा में चावल नहीं खाते हो, अधिक मात्रा में आप दाल नहीं खाते हो, चाहे अधिक मात्रा में आप शुगर चीनी नहीं खाते हो। आप लिमिट मात्रा में, यानी कि एक निश्चित मात्रा में ही आप इन सारी चीजों का उपभोग करते हो, उपयोग करते हो। लेकिन जब आपकी महत्वाकांक्षा बढ़ने लगे कि और चीनी खाएं और खाएं, डेली चीनी खाएं, खपत उसका आपने बढ़ा दिया, चीनी का खपत बढ़ा दिया, एक दिन पता चला आपका पेट बीमारियों का घर बन गया, आपका शरीर जवाब देने लगा। तो आप जरा सोचिए कि ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो, इसके लिए संयमित जीवन व्यतीत करना चाहिए। और इस संयमित जीवन को व्यतीत करने के लिए सबसे अच्छा और सर्वोत्तम मार्ग अभी तक का इतिहास में महात्मा गौतम बुद्ध का बौद्ध धर्म संगठन है, वर्धमान महावीर का जैन धर्म संगठन है। तो
इन परिस्थितियों में आप देखेंगे कि यही जापान आगे चल करके जब साम्राज्यवाद की लालसा में झुलस जाता है, देखिए कैसे झुलसेगा। और दरअसल जापान का आधुनिकीकरण का सफर पूंजीवाद के सिद्धांत पर आधारित था। पूंजीवाद का मतलब ही है कि पैसा लगाओ मुनाफा कमाओ, पैसा लगाओ मुनाफा कमाओ। कभी कभी आपको घाटे भी सहने पड़ेंगे, लेकिन जब आपके पास संसाधन भरपूर है, और अगर आपके पास संसाधन भरपूर नहीं है लेकिन आपके पास टेक्नोलॉजी है, आपके पास ज्ञान है, आपके पास कर्म की क्षमता है, तो ऐसी परिस्थिति में जो आधारभूत संरचना विकास के लिए चाहिए, आधुनिक उद्योग के लिए चाहिए, वह आपके पास अपने आप आ जाएगा। तो ये पूंजीवाद के लक्षण हुए। और यह सफर जापान ने उसने ऐसी दुनिया में तय किया जहां पश्चिमी उपनिवेशवाद का प्रभुत्व था। ये पूर्वी उपनिवेशवाद में था जापान, और पश्चिमी उपनिवेशवाद में अमेरिका, ब्रिटेन, ये यूरोपीय कंट्री जितने थे ये पश्चिमी उपनिवेशवाद थे। दूसरे देशों में जापान के विस्तार को पश्चिमी प्रभुत्व का विरोध करने, ठीक है, और एशिया को आज़ाद कराने की मांग के आधार पर उचित ठहराया गया। जापान में जिस तेजी से विकास हुआ वह जापानी संस्थाओं और समाज में परंपरा की सुदृढ़ता और उनकी सीखने की शक्ति और राष्ट्रवाद की ताकत को दर्शाता है। ध्यान देंगे कि यहाँ कहा क्या जा रहा है। यहाँ कहा क्या जा रहा है, पुनः ध्यान देंगे आप कि जापान एक देश है, छोटा सा देश है, मगर पूरी दुनिया को अपने काबू में रखने की क्षमता रखता है। ठीक है, किसके बल पर? तो जिस चीज के चलते आज हमारा समाज खोखलापन हो चुका है, कमजोर हो चुका है, ठीक है, अस्तित्वहीन हो चुका है, कोई मजबूत संस्था नहीं है, वही चीज जापान सबसे पहले मजबूत करता है। जापान अपनी संस्थाओं को मजबूत करता है और अपने समाज में जो परंपरा की स्थापना करता है वह सुदृढ़ता के साथ करता है, मतलब मजबूती के साथ करता है। मतलब कर्मकांड को नहीं सिखाया, मतलब अंधविश्वास को नहीं सिखाया, मतलब पाखंड को नहीं सिखाया, मतलब अज्ञानता का प्रचार नहीं किया। मतलब क्या होता है? माया के जाल की बुद्धि को नहीं सिखाया और महामाया की विकृत मानसिकता का प्रचार नहीं किया। न उन्होंने यज्ञ करना सिखाया, न हवन करना सिखाया, और न ही अनैतिक कार्यों को सिखाया, बल्कि अपने समाज को ज्ञान और कर्म को दिया, सिखाया, और उनके सीखने की शक्ति का आकलन किया। जब देखा कि वह सीखने को काफी लालायित है, आतुर है, तो उसके लिए बढ़िया बढ़िया स्कूल खोले गए, उन्हें अपनी मातृभाषा में शिक्षा दी गई, फिर उनके ब्रेन ऑफ कैपेसिटी के आधार पर उनके एजुकेशन सिस्टम का बंटवारा किया गया, और उन्होंने तरजीह दिया प्रयोजन मूलक को, उद्देश्य को तरजीह दिया, कार्य कारणवाद को तरजीह दिया, और इस तरह से उसने अपने यहां रिसर्च की व्यवस्था को अपना डाला, और तब उसको राष्ट्रवाद यानी राष्ट्र के सिद्धांत पर चलने के लिए प्रेरित किया। और यही प्रेरित किया हुआ चीज जापान को एक शक्तिशाली राष्ट्र बना दिया। चीन और जापान में इतिहास लेखन की लंबी परंपरा रही है, यह भी ध्यान दीजिए। कितनी बढ़िया बातें कहता है
कि चीन और जापान में इतिहास लेखन की लंबी परंपरा रही है, लेकिन हमारे यहाँ नहीं रहा है। हम चीन और जापान से बहुत बदतर स्थिति में आज भी जी रहे हैं। इतिहास तो छोड़ दीजिए, क्योंकि इन देशों में यह माना जाता है कि इतिहास शासकों के लिए महत्वपूर्ण मार्गदर्शक का काम करता है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट बात यहां पर कहा गया। किसी भी देश, किसी भी समाज की नींव उसके इतिहास के नींव पर निर्भर करता है। उसका इतिहास अगर मजबूत रहा है तो निश्चित रूप से उसका देश भी उतना ही मजबूत होने की गुंजाइश है। लेकिन बीच में अगर करप्शन आ गया, अराजकता की स्थिति आ गई, तो वहां पर आपके नींव को खोखला कर डालता है। फिर भी देखिए कि किस तरह से चीन और जापान एक मजबूत स्थिति में पहुंचता है। ऐसा समझा जाता है कि अतीत वे मानक पेश करता है जिनके आधार पर शासकों का आकलन किया जा सकता है, और इसीलिए शासकों ने अभिलेखों की देखरेख और राजवंशों का इतिहास लिखने के लिए सरकारी विभागों की स्थापना की। कब किया? सीमा छिएन 145 से 90 ईसा पूर्व का है। प्राचीन चीन का महानतम इतिहासकार माना जाता है। लेकिन बच्चों, हमारे देश का इतिहास एक गौरवशाली इतिहास रहा है, और वह पीरियड एक ही है। आज तक के भारत के ऐतिहासिक कालक्रम में वह है मौर्य वंश का पीरियड, वह है चंद्रगुप्त मौर्य सम्राट का पीरियड, वह है सम्राट अशोक का महान और महानतम पीरियड। ये तो चीन का बहुत बाद का बात है। उन्होंने 321 ईसा पूर्व में ही से लेकर 185 ईसा पूर्व तक सारी चीजें दे डाली थी। प्रशासन चलाने के तौर तरीके, अभिलेख जारी करने की परंपरा, चिकित्सा सुविधा, सड़क के किनारे पेड़ पौधों को लगाया जाना, सड़कों की चौड़ाई का पैमाना तय किया, और राहगीरों के लिए जगह जगह पर तालाब व सराय का निर्माण करवाया। उन्होंने यह हिंसा की नीति का पालन किया, जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म का कॉम्बिनेशन है। उन्होंने कर्म और ज्ञान पर चलने की प्रेरणा दी। उन्होंने प्रशासनिक व्यवस्था में केंद्रीकरण की नीति को अपनाया तो विकेंद्रीकरण की नीति को छोड़ दिया। नहीं, बोल नहीं करना, छोड़ा नहीं, उसको भी अपनाया। मतलब कि सारे चीज का फैसला शासक सम्राट अशोक को करना है, यानी मौर्य सम्राट को करना है। लेकिन मौर्य सम्राट अपने अधिकारियों को भी कुछ अधिकार दे रखे हैं जो अपने अपने इलाकों में अपने संयमित तरीके से लागू करेंगे। इसके लिए मौर्य शासक की अनुमति लेना आवश्यक नहीं है। आवश्यक वही है जहां वह गलत करेगा जनता के बीच में जाकर, तो उसे पनिशमेंट कौन देगा? मौर्य सम्राट पनिशमेंट देंगे। लेकिन बड़ी अफसोस की बात है कि तब से लेकर अब तक कुछ लोगों को छोड़कर बाकी लोग हमारे इस इतिहास के अध्याय के पन्ने को, इस स्वर्णिम पन्ने को, इस स्वर्णिम वंश को भुला देने का पूरा पूरा प्रयास करते चले जा रहे हैं। चीन को भी मुझे लगता है कि सीख कहां से मिली होगी। आप देखिए कि कैसे चीन और जापान अपने इतिहास के बल पर चलता है, और हमारा देश अपने इतिहास के उन चीजों को छोड़कर अनैतिक कार्यों पर आज चल रहा है। जापान में भी चीनी सांस्कृतिक प्रभाव के चलते इतिहास को ऐसा ही महत्व दिया जाने लगा।
मेजी सरकार के शुरुआती अधिनियमों में से एक था। 1869 ईस्वी में एक ब्यूरो की स्थापना हुई और जिसका काम था अभिलेखों को इकट्ठा करना। इसका एक अन्य उद्देश्य मेजी पुनर्स्थापना के बारे में मेजी विजेताओं के नजरिए से लेखन करना था। लिखित शब्द का बहुत सम्मान था और साहित्यिक कौशल को बहुमूल्य समझा जाता था। और इसका नतीजा यह रहा है कि भांति भांति के लिखित स्रोत उपलब्ध हैं। मतलब उसके पास लेखन स्रोत की कमी नहीं है, उसके पास साहित्य की कमी नहीं है। कमी तो हमारे यहाँ है। हमारे यहाँ जो अभिलेखों में छपा हुआ है वही पुख्ता और प्रूफ है। जो साहित्य में बातें हैं उसमें तो 99% भ्रामक बातें हैं, किंवदंतियां हैं, और हम इतिहास का ठीक से पुनर्निर्माण नहीं कर पाते हैं। इतिहास तभी इतिहास होता है जब इतिहास को सम्यक दृष्टिकोण से लिखा जाता हो, जिसमें अच्छाई भी हो, जिसमें बुराई भी हो, जिसमें आलोचना भी की गई हो और समय के साथ उसमें सुधार की क्या भावना रहती है इसकी गुंजाइश, इसकी चर्चा भी की गई हो। मुद्रांकन और प्रकाशन पूर्व आधुनिक काल में महत्वपूर्ण उद्योग थे और यह संभव है कि 18वीं शताब्दी के चीन और जापान की किसी किताब के वितरण का पता लगाया जा सके। आधुनिक विद्वानों ने इस सामग्री का इस्तेमाल नए और बिल्कुल अलग तरीके से किया है। ठीक है, और इसमें यह भी देखेंगे कि आधुनिक विद्वानों ने चीनी बौद्धिकों जैसे लिमांग छिचाओ या जापान में आधुनिक इतिहास के पथ प्रदर्शकों में से एक रहा है, उसका नाम है कुमे कुनिताके। याद रखेंगे, ऑब्जेक्टिव में आपको पूछेगा कुमे कुमिताके। जैसे विद्वानों ने काम बहुत आगे और बहुत तेजी से बढ़ाया, और इसके अलावा उन्होंने सबसे पहले यूरोप के मुसाफिरों का लेखन, जैसे इटली के मार्को पोलो जो चीन में 1274 से 1290 तक रहा था। मार्को पोलो यहाँ भी आया था इसी पीरियड में। चीन में जेसुइट पादरियों जैसे मैटियो रिक्की और जापान में लुई फ्राय जैसे अनेक बुद्धिजीवी थे जिन्होंने अपने इतिहास लेखन के गौरव परंपरा को आगे बढ़ाया और उन्होंने इन देशों के बारे में समृद्धि जानकारी इकट्ठा किया। आधुनिक विश्व को 19वीं सदी के ईसाई मिशनरियों के लेखन से बहुत फायदा हुआ, जिनके काम से इन देशों के बारे में समझ बनाने के लिए बहुमूल्य सामग्री मिलती है। अंग्रेजी में चीनी जापानी इतिहास पर एक बहुत ही परिष्कृत पांडित्यपूर्ण काम का एक विशाल भंडार उपलब्ध है। चीनी सभ्यता में विज्ञान के इतिहास पर जोसेफ नीडहम के अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य उन्होंने किया था। जापानी इतिहास और संस्कृति पर जॉर्ज सैनसम के कार्य ने इसकी शुरुआत की और हाल के वर्षों में चीनी और जापानी विद्वानों की लिखी चीजें अंग्रेजी में प्रिंटेड हुआ। उनमें से कुछ विद्वान तो विदेश में ही पढ़ाते हैं और अंग्रेजी भी सीखते हैं और सिखाते भी हैं, लिखते भी हैं। 1980 ईस्वी में कई चीनी विद्वानों ने जापान में ही काम किया और जापान में लिखते आए। मतलब यह है कि हमारे पास विश्व के कई हिस्सों से आने वाला विद्वतापूर्ण लेखन उपलब्ध है। जरा समझिए कि चीन के विद्वान जापान में रह करके अपना लेखनी कार्य कर रहे हैं, सीख रहे हैं, और जापान के विद्वान यहाँ। लेकिन हमारे देश की अगर बात किया जाए तो हमारे देश में विद्वानों को बाहर निकलने की इजाजत नहीं थी। यहाँ शिक्षा एक विशेष वर्ग के लोगों के हाथों में थी और रट्टू रटंत विद्या थी। लेखन विद्या नहीं, रट्टू रटंत विद्या, घोटू घटंत विद्या, जिसका अस्तित्व नाम मात्र का है, जिसके अस्तित्व पर सवाल और प्रश्न चिन्ह खड़े करते हैं, तो हम वास्तविक इतिहास को कैसे जानेंगे? और जो कुछ भी लिखा गया है वह बिल्कुल ही भ्रामक तथ्य पेश करता है। तो हमें अपना नजरिया थोड़ा संतुलित नजरिया रखकर पढ़ना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशनल दायरे में पढ़ना पड़ेगा।
संवैधानिक दायरे में देखना होगा। जापान में कुल नाम व्यक्तिगत नाम के पहले लिखा जाता है, ठीक है, यानी कुल नाम मतलब अपने वंश का नाम पहले लिखेगा, उसके बाद उसका नाम लिखा रहेगा। ये चीन पर काम करने वाले प्रमुख जापानी विद्वान थे जिनके लेखन में अन्य जापानी लेखकों को प्रभावित किया। इसी प्रकार जापान में चीन का अध्ययन करने की लंबी परंपरा रही और नाइतो ने अपने काम में पश्चिमी इतिहास लेखन की एक नई टेक्निक और पत्रकारिता के अनुभव का इस्तेमाल किया। यहाँ तक कि उन्होंने 1907 ईस्वी में क्योटो विश्वविद्यालय में प्राच्य अध्ययन का विभाग बनाने में मदद किया। जरा देखिए, 1907 ईस्वी में ये अपने विश्वविद्यालय में, ठीक है, प्राच्य मतलब पूर्वी अध्ययन का केंद्र बनाने का एक डिपार्टमेंट ही खोल दिया। सीनारॉन में उन्होंने तर्क दिया, ये चीन में है, कि गणतांत्रिक सरकार के जरिए चीनी सुंग राजवंश के काल से चले आ रहे अमीर वर्ग के नियंत्रण और केंद्रीय सत्ता को खत्म कर सकते हैं। अभिजात मतलब होता है अमीर वर्ग, और उनका मानना था कि स्थानीय समाज को फिर से विकसित करने का यही एकमात्र रास्ता है, ठीक है। अभिजात वर्ग और अमीर वर्ग के लोगों का जो नियंत्रण है उसको सत्ता पर से हटा दिया जाए, बेदखल कर दिया जाए, तो फिर से हमारा समाज जीवित हो जाएगा, जिंदा हो जाएगा। उन्हें चीनी इतिहास में ऐसी क्षमताएं नजर आई जो चीन को आधुनिक और लोकतांत्रिक राष्ट्र बना सकती थी, और उनके मुताबिक जापान चीन में एक अहम भूमिका निभा सकता था। लेकिन वे चीनी राष्ट्रवाद की शक्ति का सही समय आकलन नहीं कर पाए। चलिए थोड़ा बहुत हम लोग और आगे देख लेते हैं। परिचय में देख लीजिए कि चीन और जापान के भौतिक भूगोल में काफी अंतर है। चीन एक विशालकाय महाद्वीपीय देश है, एक तरफ उसका समुद्री किनारा है, तो एक तरफ बाकी तरफ लैंड आपका किनारा है, यानी जमीन किनारा है, और जिसमें कई तरह के जलवायु क्षेत्र हैं, जलवायु वाले क्षेत्र हैं, यानी चीन एक बहुत बड़ा कंट्री है, ठीक है। मुख्य क्षेत्र में 3 प्रमुख नदियां हैं। एक पीली नदी है जिसको हम लोग हुआंग हे के नाम से जानते हैं चीनी भाषा में, आपको याद रखने हैं। यांगटीसी नदी अब चीनी भाषा में है छांगजियांग, दुनिया की तीसरी सबसे लंबी नदी, और पर्ल नदी। तो देश का बहुत सा हिस्सा पहाड़ी है। हान सबसे प्रमुख जातीय समूह है और प्रमुख भाषा है। चीनी यानी ये पुतोंग हुआ, लेकिन कई और राष्ट्रीयताएं हैं जैसे कि उइघुर, हुई, मानचू और तिब्बती। कैंटनीज कैंटन की बोली उए और शंघाईनीज शंघाई की बोली उ जैसी बोलियों के अलावा कई अल्पसंख्यक भाषाएं बोली जाती हैं। चीनी खानों में क्षेत्रीय विविधता की झलक मिलती है और इसमें कम से कम 4 प्रमुख तरह के खाने देखे जा सकते हैं। सबसे समृद्ध जो है या सबसे प्रसिद्ध पाक प्रणाली दक्षिणी या कैंटोनी है, जो कैंटन और उसके आंतरिक क्षेत्र की है, और इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है, प्रसिद्धि यह है कि विदेशों में रहने वाले ज़्यादातर चीनी कैंटन प्रांत से आते हैं। सोचिए जरा, जाना माना डीम सम शाब्दिक अर्थ है दिल को छूना। चीनी लैंग्वेज है डीम सम, दिल को छूना, यही का खाना है जो गूथे हुए आटे को सब्जी आदि भरकर और उबाल कर बनाए गए व्यंजन से है। अब उत्तर में गेहूं इसका मुख्य आहार है, जबकि सेंचुआ में प्राचीन काल में बौद्ध भिक्षुओं द्वारा लाए गए मसाले और रेशम मार्ग के जरिए 15वीं सदी में पुर्तगाली व्यापारियों द्वारा लाए गए मिर्च के चलते खासा झालदार और तीखा खाना मिलता है। पूर्वी चीन में चावल और गेहूं दोनों खाए जाते हैं। इसके विपरीत जापान एक द्वीप श्रृंखला वाला देश है जिसमें 4 सबसे बड़े देश हैं। एक होन्शु, दूसरा क्यूशु, तीसरा शिकोकु और चौथा होक्काइडो ओकिनावा, ठीक है, होक्काइडो। आप जरा समझिए कि ओकिनावा द्वीपों की श्रृंखला सबसे दक्षिण में है, लगभग बहामास वाले ही अक्षांश पर है।
आप अक्षांश और देशांतर को जानते होंगे। मुख्य द्वीपों की 50% से अधिक जमीन पहाड़ी है, यानी जापान का अधिकतर इलाका पहाड़ी है। जापान बहुत ही सक्रिय भूकंप क्षेत्र में पड़ता है और इनका भौगोलिक परिस्थितियों ने वहां की वास्तुकला को प्रभावित किया है। और अधिकतर जनसंख्या जापानी है, लेकिन कुछ आइनू अल्पसंख्यक और कुछ कोरिया के लोग भी हैं जिन्हें श्रमिक मजदूर के रूप में उस समय जापान लाया गया था जब कोरिया जापान का उपनिवेश था। जापान में पशुपालन की परंपरा नहीं है। चावल बुनियादी फसल है और मछली प्रोटीन का मुख्य स्रोत है। कच्ची मछली साशिमी या सुशी अब दुनिया भर में बहुत ही लोकप्रिय हो गई है क्योंकि इसे बहुत सेहतमंद माना जाता है। जो भी बच्चे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ लाइक कर देंगे और अन्य लोगों के पास इस चैनल को शेयर करेंगे ताकि और बच्चे इस ज्ञान को हासिल कर सके।